केटीजी एंड थर्मोडायनेमिक्स। तो बेसिकली अब जो हमारा पार्ट शुरू हो रहा है वो है हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स वाला। तो हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में एक थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल वाला पार्ट है जो एक्चुअली एनसीईआरटी में पहले दे रखा है। तो अभी हम उसको नहीं कर रहे हैं, हम उसके आगे वाला कर रहे हैं। उसमें भी दो अलग अलग टॉपिक दे रखे हैं। उसमें काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस अलग है और थर्मोडायनेमिक्स वाला पार्ट अलग है। हम दोनों को एक साथ कर देखते हैं क्योंकि कई चीजें थोड़ी सी रिलेटेड होती हैं, तो आगे पीछे समझने से समझ कम आता है। केटीजी एंड थर्मोडायनेमिक्स। केटीजी इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस ये केमिस्ट्री में भी जो थर्मोडायनेमिक्स वाला पार्ट है उसमें रहता है। केमिस्ट्री में हो गया क्या थर्मोडायनेमिक्स अभी, नो या सर। थर्मोकेमिस्ट्री? नो सर। नहीं हुआ, अच्छा। चलो, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो बेसिकली काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में हम क्या करते हैं, हम गैस की जो माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज हैं उनको मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज से रिलेट करते हैं। मतलब क्या है, जैसे हम जहां पर भी हैं, जिस भी रूम में हैं, वहां पर गैस है या नहीं है? है सर। है है, सर। एयर है। कैसे पता चल रहा है? दिखाई दे रही है क्या? सांस ले रहे हैं। सांस ले रहे हैं, है ना? तो वो गैस के मॉलिक्यूल्स स्टेशनरी हैं या मूविंग है? मूविंग। 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 ये कैसे पता चला कि मूविंग है? चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं। पंखा चल रहा है। पंखा चल रहा है तो पंखा हवा को मूव करा रहा है। पंखा रोक दें तो तब भी मूव करेगी। तब भी मूव करेंगे। कैसे पता चलेगा मूव कर रहे हैं? सर क्योंकि अपन ऑक्सीजन ले रहे हैं लेकिन अपन स्टेशनरी पे हैं, अपन मूव नहीं कर रहे हैं। तो हो सकता है अपने आसपास वाले मूव कर रहे हो, बाकी रेस्ट पे हो। सर गर्म होती रहती है, फिर ठंडी होती रहती है, उसके से ऊपर नीचे होती रहती है। तो देखो ये जो भी, अच्छा, जैसे गैस कैसे, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स रेस्ट पे होते हैं या मोशन में होते हैं? अगर लिक्विड स्टेशनरी है तो रेस्ट पे। रेस्ट पे। रेस्ट पे रहते हैं। अच्छा, तो अगर अपन पानी में एक इंक की ड्रॉप डाल दें तो थोड़ी देर के बाद वो इंक की ड्रॉप वहीं रहेगी या पूरे पानी में उसका कलर चला जाएगा? पूरे पानी कलर में। पूरे चला पानी में। जाएगा। तो अगर मॉलिक्यूल्स रेस्ट पे हैं तो कैसे फैल गया पूरे पानी में कलर? मॉलिक्यूल्स तो चलते ही रहते हैं ना। तो लिक्विड में, गैसेस में, सॉलिड में नहीं होता है इतना मूवमेंट। सॉलिड में पार्टिकल्स फिक्स होते हैं, सिर्फ वाइब्रेट कर सकते हैं अपनी जगह पे। लिक्विड और गैसेस में मूव करते रहते हैं, डायनेमिक मोशन होता है। हाँ, ये किसी भी टाइम पर जितने मॉलिक्यूल्स एक तरफ जाएंगे उतने दूसरी तरफ रैंडम मोशन होता है उनका। तो कोई एक नेट डायरेक्शन नहीं होती फ्लो की, रैंडम मोशन होता है। ऐसे गैस के मॉलिक्यूल्स का भी रैंडम मोशन होता रहता है। कैसे पता कर सकते हैं? जैसे हमने एक जगह पे अगरबत्ती जला दी कोने में, तो क्या होगा, थोड़ी देर से दूसरे कोने में सुगंध आने लगेगी, नहीं आने लगेगी? आने लगेगी। है ना? क्यों? क्योंकि वो मॉलिक्यूल्स जो है मोशन में है। भले हमने कमरा बिल्कुल बंद कर रखा है, पंखा बंद है, कोई और कहीं से वेंटिलेशन नहीं है, लेकिन फिर भी जो पार्टिकल्स है वो रेस्ट पे नहीं है। हाँ, लेकिन नेट इफेक्ट जीरो होता है तो हमें पता नहीं चलता। कुछ पार्टिकल इधर जा रहे हैं, कुछ इधर जा रहे हैं, तो एक एवरेज इफेक्ट उसका जीरो हो जाता है और हम उसको एक्सपीरियंस नहीं कर पाते। हम एक्सपीरियंस तब करते हैं जब मॉलिक्यूल्स का एक डायरेक्शन में फ्लो होने लगे। जैसे हमने एसी चला दिया, पंखा चला दिया, तो फिर मॉलिक्यूल्स एक डायरेक्शन में मूव करने लगते हैं, तब हम उसको एक्सपीरियंस भी कर लेते हैं। नहीं तो भी पार्टिकल हमेशा किसमें होते हैं? मोशन में होते हैं। अब मोशन में है तो हर पार्टिकल के पास काइनेटिक एनर्जी होगी। हर पार्टिकल का कुछ मास है, मोशन में है, दैट मींस दे हैव सम स्पीड, तो दे हैव काइनेटिक एनर्जी। अब हम एक एक पार्टिकल की स्पीड को मेजर नहीं कर सकते, उसकी काइनेटिक एनर्जी मेजर नहीं कर सकते, लेकिन ऑन एन एवरेज सारे पार्टिकल्स की मिलाकर क्या काइनेटिक एनर्जी होगी वो हम मेजर कर सकते हैं अगर हम उसको किसी मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर से रिलेट कर दें। देखो, माइक्रोस्कोपिक मतलब जो हमें दिखाई नहीं देते, माइक्रोस्कोपिक जो माइक्रोस्कोप से देखे जाते हैं, ऐसा बोल दो। तो जो पैरामीटर्स हमको दिखाई नहीं देते, जैसे पार्टिकल ही दिखाई नहीं दे रहा, उसकी वेलोसिटी, एनर्जी कुछ दिखाई नहीं दे रही। मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज जिनको हम मेजर कर पाते हैं, तो गैस के केस में वो प्रॉपर्टीज होती हैं प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम,
तो इनको हम मेजर कर सकते हैं। भाई वॉल्यूम तो क्या है, जिस भी वेसल में गैस है वही वॉल्यूम गैस का वॉल्यूम हो गया। टेम्परेचर के लिए हमने वहां पे कोई थर्मोमीटर रख दिया, उसका टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। ठीक है ना, प्रेशर प्रेशर भी मेजर किया जा सकता है, प्रेशर मेजरिंग डिवाइसेस भी होती हैं। तो हम क्या करते हैं, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज को माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज से रिलेट करके इनडायरेक्टली चीजों को मेजर कर सकते हैं। हम ऑन एयर एवरेज सारी गैस के टोटल मॉलिक्यूल्स की क्या काइनेटिक एनर्जी है वो मेजर करें, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, ये सब चीजें मेजर कर सकते हैं। तो यही काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में हम स्टडी करते हैं। तो हम क्या करते हैं, गैस के माइक्रोस्कोपिक पैरामीटर्स को मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर्स से रिलेट करते हैं। ठीक है, तो वी रिलेट दी microscopic parameters of the gas to its macroscopic parameters like temperature, volume, pressure. ठीक है ना, T is for temperature, V is for volume, P is for pressure. अब ये जो रिलेशंस वगैरह एस्टेब्लिश करते हैं, इनको करने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ एजम्पशंस या पोस्टुलेट्स लेकर चलते हैं। तो postulates of KTG, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। और देखो एजम्पशंस भी ऐसे नहीं कि कुछ भी आर्बिट्ररी एजम्पशंस ले लिए, एजम्पशंस मतलब काफी हद तक जो वैलिड होते हैं। जैसे हम कई बार अप्रोक्सीमेशन करते हैं, तो ऐसा नहीं कि हमने 100 को 10 मान लिया, हाँ 101 को हम 100 मान ले, वो अप्रोक्सीमेशन एक तरीके से वैलिड है। तो वैसे हम कुछ एजम्पशंस करते हैं जो प्रैक्टिकली हम मान सकते हैं कि हाँ इस एजम्पशन से हमारी कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे भाई अगर फ्रिक्शन बहुत कम है तो हम स्मूथ सरफेस मान लेते हैं, नेग्लिजिबल फ्रिक्शन है, भले थोड़ा सा हो तो भी हम उसको इग्नोर कर देते हैं। तो ऐसे ही कुछ एजम्पशंस हम मानकर चलते हैं। तो क्या क्या एजम्पशंस मानते हैं, तो पहला एजम्पशन ये कि गैस जो है, जैसे मान लो हमारे पास ऑक्सीजन गैस है, तो उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, क्या तुम उनको अलग अलग पहचान सकते हो या सारे एक समान होंगे? नो सर। नो मतलब क्या एक समान नहीं होंगे या पहचान नहीं सकते? पहचान नहीं पाए। पहचान नहीं पाएंगे, है ना, सारे मॉलिक्यूल्स एक जैसे दिखाई देंगे, है ना, सबकी शेप एक जैसी होगी, मास एक जैसा होगा। तो जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं किसी गैस के, वो सब क्या होते हैं, आइडेंटिकल होंगे। ठीक है, और देखो गैस को हम कंप्रेस कर सकते हैं कि भाई गैस जो है बहुत बड़े वॉल्यूम में है, उसके मॉलिक्यूल बहुत छोटे छोटे, गैस को कंप्रेस कर सकते हैं। लेकिन अगर हम एक मॉलिक्यूल को बात करें तो मॉलिक्यूल जो है वो हम कैसा मान सकते हैं, एक रिजिड स्फीयर मान सकते हैं जिसकी शेप हम चेंज नहीं कर सकते। देखो वॉल्यूम गैस का कम करने का मतलब हम मॉलिक्यूल्स को नजदीक नजदीक ले आए, लेकिन हम मॉलिक्यूल को नहीं पिचका सकते। मॉलिक्यूल को क्या रहेगा, मॉलिक्यूल एक सॉलिड स्फीयर की तरह माना जाता है। ठीक है, तो गैस के सारे मॉलिक्यूल्स हम कैसे मान सकते हैं, आइडेंटिकल मान सकते हैं, सॉलिड स्फीयर मान सकते हैं। ठीक है, और फिर हम उसको क्या मानते हैं, तो रिजिड भी मान लेते हैं कि ठीक है, और स्मूथ मान लेते हैं। स्मूथ मतलब उनमें जो भी टक्कर वगैरह होंगी, उसमें जो फ्रिक्शन वगैरह का कोई इफेक्ट है, उसको हम क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो पहला असम्पशन हम यही लेते हैं कि all the molecules of a gas are identical, rigid, smooth and small spheres। ठीक है, गैस के सारे मॉलिक्यूल्स आइडेंटिकल होंगे, रिजिड होंगे, स्मूथ होंगे और स्मॉल स्फीयर्स होंगे। अच्छा, स्मॉल का मतलब यहां पे देखो, ये जो भी टर्म होती है स्मॉल या बिग, एक तरीके से रिलेटिव टर्म होती है। ठीक है ना, हम किसी भी चीज को स्मॉल बोले तो किसके कंपैरिजन में हम बात कर रहे हैं उस पर फर्क पड़ता है। जैसे मैं बोलूं चूहा स्मॉल है, अब स्मॉल है तो किसके कंपैरिजन में, क्या चींटी के कंपैरिजन में स्मॉल है वो? नहीं है ना। तो जब हम कोई चीज स्मॉल बोलते हैं मतलब कंपैरिजन में, हाँ, हमारे कंपैरिजन में हम चूहे को स्मॉल बोल सकते हैं,
हाथी के कंपैरिजन में चूहे को स्मॉल बोल सकते हैं, लेकिन चींटी के कंपैरिजन में चूहा लार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जब हम गैस के मॉलिक्यूल्स को स्मॉल की बात कर रहे हैं, मतलब जिस वेसल में गैस रखी हुई है उस वेसल के वॉल्यूम के कंपैरिजन में स्फीयर का या गैस के मॉलिक्यूल का वॉल्यूम क्या होगा, बहुत ही कम होगा। इसीलिए हम गैस को क्या कर पाते हैं, कंप्रेस कर पाते हैं। आया समझिए? यस सर। ठीक है, तो ऑल द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस आर आइडेंटिकल, रिजिड, स्मूथ एंड स्मॉल स्फीयर। फिर नेक्स्ट, अब जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करते हैं, रैंडमली एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं। अब रैंडम मोशन का मतलब यह है कि कभी यहां गए कभी यहां गए और आपस में टकराते भी रहते हैं, उस कारण भी डायरेक्शन चेंज होती रहती है। तो उसके कारण उनकी जो एक एवरेज वेलोसिटी होती है वो क्या हो जाती है, जीरो। मतलब कि भाई इधर गए उधर गए, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो रैंडमनेस के कारण कोई नेट डिस्प्लेसमेंट नहीं हो पाता उन मॉलिक्यूल्स का, इसलिए उसकी एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, जीरो। ठीक है, ड्यू टू random motion of molecules, their average velocity is zero. तो एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी जो है वो क्या हो जाती है, जीरो। जैसे n मॉलिक्यूल्स हैं, अगर उनकी वेलोसिटी को जोड़ा, एक तो ये पूरे गैस की एवरेज वेलोसिटी भी जीरो होगी और एक इंडिविजुअल पार्टिकल की भी। ठीक है, मतलब इसमें एवरेज वेलोसिटी ऑफ all the gas molecules taken together will also be zero. देखो, इंडिविजुअल मॉलिक्यूल की भी जीरो होगी कि एक मॉलिक्यूल का मोशन रैंडम हो रहा है, उसकी एवरेज वेलोसिटी जीरो। और सारे मॉलिक्यूल्स को अगर हम एक साथ देखें तो उस पूरे सिस्टम की भी एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, जीरो। क्योंकि एवरेज वेलोसिटी अगर होगी तो वही सिस्टम कहीं चल रहा होगा। तो ऐसा तो है नहीं एक डब्बा बंद है उसके अंदर गैस की कुछ वेलोसिटी है और गैस डब्बे से बाहर निकल जाए, ऐसा तो होता नहीं है ना। तो जो गैस की एवरेज वेलोसिटी है वो जीरो होगी। तो all the molecules are identical, rigid, smooth and small sphere. Due to random motion of molecules, their average velocity is zero. Then molecules travel in straight line until they collide with other molecules or the walls of vessel. तो मॉलिक्यूल वैसे तो स्ट्रेट लाइन में चलता है, किसी और मॉलिक्यूल से टकरा कर अपनी डायरेक्शन बदल सकता है या दीवारों से टकरा कर अपनी डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। चलो इसको सेव करो। नेक्स्ट, collision of molecules amongst themselves and with the walls of container are elastic.
तो जो कोलिजन्स है मॉलिक्यूल्स के खुद से जो होंगे और वॉल से जो होंगे उनको इलास्टिक माना जाता है, मतलब उसमें कोई एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है। तो जितने भी कोलिजन्स हैं वी एज्यूम देम टू बी इलास्टिक। फिर टाइम ड्यूरेशन ऑफ collision is negligible compared to time interval between two successive collisions। तो जो टाइम ड्यूरेशन है कोलिजन की वो नेग्लिजिबल होती है कंपेयर टू टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। इसका क्या मतलब है, जैसे मान लो दो मॉलिक्यूल्स टकराए, तो जो टक्कर का टाइम है, जितनी देर वो कांटेक्ट में रहे, ये टाइम नेग्लिजिबल होगा। किसके कंपैरिजन में, ये मॉलिक्यूल यहां से जब जाके किसी दूसरे मॉलिक्यूल से टकराएगा, ठीक है, मतलब चलते वक्त जो टाइम लेगा एक टक्कर से दूसरे टक्कर के बीच में, उस इंटरवल के कंपैरिजन में ये टक्कर का टाइम क्या होगा, नेग्लिजिबल होगा। ठीक है, ठीक है ना, बिल्कुल लॉजिकल चीज है भाई। टक्कर का समय तो बहुत कम होता है, तो वो टकराया, अब यहां से एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल से टकराने में जो दूरी तय करेगा, उस दूरी का टाइम इसके कंपैरिजन में काफी ज्यादा होगा, या ये टक्कर वाला टाइम बहुत ही कम होगा। तो टाइम ड्यूरेशन ऑफ कोलिजन इज नेग्लिजिबल कंपेयर टू टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स। अब दो सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच में दो जो वो पाथ ट्रेवल करता है पार्टिकल, उसको फ्री पाथ बोलते हैं। ठीक है, तो पाथ traveled by the particle between two successive collisions is called free path। तो दो कोलिजन, एक टक्कर हुई और दूसरी टक्कर हुई, उसके बीच के पाथ को क्या होता है, फ्री पाथ, कि उतने टाइम तक वो फ्रीली चला। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि हर दो टक्कर के बीच में वो फ्री पाथ बराबर आए। तो ये वाला फ्री पाथ मान लो 1 यूनिट का आया, तो अगला फ्री पाथ 1.5 यूनिट का हो सकता है, अगला 0.5 का हो सकता है, अगला 0.7 का हो सकता है ना। कि टक्कर ये तो है नहीं कि हमेशा फिक्स पाथ ट्रेवल करने के बाद ही होगी, कभी जल्दी भी हो सकती है, कभी बाद में भी हो सकती है। तो ऐसे सारे पाथ का अगर हम एक एवरेज निकाल लें, उसको मीन फ्री पाथ बोला जाता है। तो एवरेज ऑफ these free paths is called मीन फ्री पाथ। ठीक है, तो जैसे भाई किसी में 1 यूनिट हुआ, किसी में 1.5, किसी में 0.7, तो ऐसे अगर हम उस पाथ का एवरेज निकाल लें, तो उस एवरेज को बोला जाता है मीन फ्री पाथ। ठीक है। अब हमने क्या बोला कि रैंडम मोशन होता है मॉलिक्यूल्स का, रैंडम मोशन के कारण वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जो है वो क्या होती है, जीरो होती है। तो मतलब एवरेज वेलोसिटी जीरो होती है, तो एवरेज वेलोसिटी जीरो होती है, तो हम सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी भी जीरो बोल सकते हैं। ठीक है, तो velocity of center of mass of gas molecules with respect to vessel is zero। देखो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होती है, m1v1 प्लस m2v2 अप टू mn अगर n पार्टिकल्स हैं तो अपॉन m1 प्लस m2 अप टू mn।
अब देखो सारे पार्टिकल्स आइडेंटिकल हैं, एक गैस के हमने बोला सारे पार्टिकल आइडेंटिकल्स हैं, यानी m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m3 इज इक्वल टू mn, इसको हम m मान लें, तो इसमें से m कॉमन आ जाएगा, बचेगा v1 प्लस v2 अप टू vn, ठीक है, डिवाइडेड बाय नीचे सारे पार्टिकल m हो गए, तो m टाइम्स n बार से आ रहा है सम, तो n इंटू m। तो VCM देखोगे एक तरीके से एवरेज वेलोसिटी के बराबर ही आ जाएगा इस केस में, क्योंकि सारे पार्टिकल कैसे हैं, आइडेंटिकल हैं, तो VCM इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी विच इज 0। तो वेसल के रिस्पेक्ट में सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी 0 होती है, मतलब अगर सेंटर ऑफ मास जो है गैस का, वो वेसल के रिस्पेक्ट में क्या रहेगा, फिक्स। अगर वेसल चल रहा होगा तो सेंटर ऑफ मास भी चल रहा होगा उतनी ही वेलोसिटी से जितनी वेलोसिटी से वेसल चल रहा है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि भाई कंटेनर है जिसमें गैस है, तो वो कंटेनर आगे जा रहा है और सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी अगर उससे ज्यादा हो गई तो थोड़े समय में सेंटर ऑफ मास वेसल के बाहर निकल जाएगा, विच इज नॉट पॉसिबल। कम रह गई तो इस तरफ से बाहर निकल जाएगा, वो भी पॉसिबल नहीं है। दोनों की वेलोसिटी बराबर होगी, यानी विद रिस्पेक्ट टू वेसल सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी 0 होगी। और मोमेंटम ऑफ सिस्टम होता है टोटल मास इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो ये भी क्या हो जाएगा, 0, यानी कि विद रिस्पेक्ट टू वेसल नेट मोमेंटम या टोटल मोमेंटम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इज 0, ठीक है। सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में मॉलिक्यूल्स का नेट मोमेंटम 0 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद मॉलिक्यूल्स जो हैं वो किसी एक डायरेक्शन को प्रेफर नहीं करते, हर डायरेक्शन में उनका जो वेलोसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो यूनिफॉर्म होगा, ठीक है। तो मॉलिक्यूल्स डू नॉट प्रेफर एनी particular direction. So, distribution of velocities in all directions will be same. तो मॉलिक्यूल किसी एक डायरेक्शन को प्रेफर नहीं करते, मतलब जैसे मॉलिक्यूल्स ऐसा नहीं कि इस डायरेक्शन से ज्यादा लगाव है तो यहां आके इकट्ठे हो जाएं और वहां पता चला मॉलिक्यूल्स खत्म ही हो गए, वहां लोग सांस लेने में दिक्कत होने लगी, तो ऐसा नहीं है, ना इधर ना उधर, हर डायरेक्शन में जाने की उनकी बराबर प्रोबेबिलिटी है, बराबर टेंडेंसी है। तो हमें वेलोसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन हर डायरेक्शन में सिमेट्री का मतलब जैसे अगर कोई मॉलिक्यूल किसी वक्त यहां जा रहा होगा 2 से, मतलब उसका एक कंपोनेंट 2 इस डायरेक्शन में है, तो किसी ना किसी और मॉलिक्यूल का इस डायरेक्शन में भी 2 मिल जाएगा, किसी ना किसी का इधर भी 2 मिल जाएगा, क्योंकि गैस में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं। और ये जो हम लिख रहे हैं एजम्पशंस, ये हम लिख रहे हैं लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ऐसा नहीं कि तुम बोलोगे गैस के हम 3 मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं उसके लिए हम ये सब बातें कर रहे हैं, हम जब गैस की बात कर रहे हैं, हम जिस कमरे में बैठे हैं किसी वेसल की बात कर रहे हैं, देयर आर वेरी लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, बहुत सारी संख्या में मॉलिक्यूल्स हैं। हम उन सारे मॉलिक्यूल्स के लिए बात कर रहे हैं, इसीलिए इनको स्टैटिस्टिकल लॉ भी बोला जाता है, मतलब एक लार्ज डेटा के लिए हम एक एवरेजेस की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। हम एक मॉलिक्यूल के लिए कुछ नहीं बोल सकते, दीज थिंग्स आर एप्लीकेबल फॉर लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो मॉलिक्यूल्स की कोई प्रेफर डायरेक्शन नहीं, कोई पसंदीदा डायरेक्शन नहीं कि वो इस डायरेक्शन को ज्यादा पसंद कर रहे हैं तो यहाँ पे आके इकट्ठा हो जाएंगे और बाकी जगह खाली रह जाएंगी, ऐसा नहीं है। सभी डायरेक्शन में वेलोसिटीज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है, सिमिलर होता है। चलो इसको सेव करो। नेक्स्ट, molecules can have speeds from 0 to very large value। मॉलिक्यूल्स की स्पीड देखो, वैसे नहीं कि सारे मॉलिक्यूल्स की स्पीड एक बराबर होगी, अलग अलग मॉलिक्यूल्स की स्पीड अलग अलग हो सकती है, किसी की 0 भी हो सकती है और किसी की काफी लार्ज वैल्यू भी हो सकती है। तो इसमें अगर हम वैसे डिस्ट्रीब्यूशन देखें,
ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग स्पीड v, ये v, तो ये कुछ इस तरह का आता है। ठीक है, बल्कि इनफैक्ट तो मतलब देखोगे एक्चुअली ये क्या बता रहा है, इसको या हम ऐसे dn/dv बोल रहे हैं। तो किसी भी स्ट्रिप का एरिया हमको कह दे देगा कि v स्पीड कितने मॉलिक्यूल के पास है। ठीक है, तो और या n भी बोलना चाहो तो n का मतलब है इस स्पीड वाले मॉलिक्यूल्स के नंबर की संख्या, वैसे भी बोला जा सकता है। तो क्या देखोगे, अगर स्पीड बहुत कम है तो उसके मॉलिक्यूल्स की संख्या बहुत कम है। तो मिडिल रेंज की जो स्पीड है वो क्या होती है, ज्यादा मॉलिक्यूल्स के पास होती है। बहुत कम वाली भी संख्या कम होती है, बहुत ज्यादा स्पीड वाले मॉलिक्यूल्स की संख्या भी कम होती है। ठीक है, और ये कहीं पर भी देखो, जो एक स्टैटिस्टिकल लॉ की हम बात करते हैं, जहां भी हम बहुत सारे डेटा की बात करते हैं, तो ज्यादातर जगह वेरिएशन ऐसा ही मिलता है कि एक जो मिडिल रेंज है उस नंबर वाले या उस वैल्यू वाले हमेशा चीजों की संख्या क्या होती है, ज्यादा होती है। चाहे हम जैसे मान लो स्टूडेंट्स की बात करें, मान लो एक क्लास में अगर 100 स्टूडेंट्स है तो बहुत कम नंबर लाने वाले की संख्या भी बहुत कम होगी, बहुत ज्यादा नंबर लाने वालों की संख्या भी बहुत कम होगी। एक मिडिल रेंज में नंबर लाने वालों की संख्या क्या होगी, ज्यादा होती है। ऐसे हम लोगों की बात करें गरीबी अमीरी की, तो बहुत गरीब भी ऐसा नहीं बहुत ज्यादा मिलेंगे, बहुत लिमिट में मिलेंगे, बहुत अमीर भी बहुत लिमिट में मिलेंगे। एक जो मीडियम वर्ग है, मध्यम वर्गीय लोग हैं, वो हमेशा क्या मिलेंगे, ज्यादा तादाद में मिलेंगे। तो मतलब जनरली नेचर का ऐसा नियम ही है, मान लो कि न तो बहुत कम वाली चीजें बहुत ज्यादा तादाद में पाई जाती हैं, ना बहुत ज्यादा वाली, एक मिडिल रेंज वाली चीजों की संख्या हमेशा ज्यादा मिलती है। तो वैसे यहां पर होता है कि स्पीड जीरो से बहुत ज्यादा, मतलब देखो जब ये लॉज आए थे तब ये नहीं पता था कि मैक्सिमम स्पीड लाइट की स्पीड के बराबर होती है। तो ये था कि उस वक्त स्पीड जो है जीरो से बहुत ज्यादा तक भी हो सकती है, मतलब इंफिनिटी तक भी हो सकती है उनके हिसाब से, तो ये था एक तरीके से। लेकिन अब हम जानते हैं कि मैक्सिमम स्पीड लाइट की स्पीड के बराबर होती है। तो स्पीड जीरो से लेकर काफी हाई वैल्यू तक भी हो सकती है, लेकिन वेरिएशन देखेंगे तो मिडिल रेंज की स्पीड वाले पार्टिकल्स हमेशा ज्यादा संख्या में मिलेंगे, बहुत कम स्पीड वाले भी कम होंगे, बहुत ज्यादा स्पीड वाले भी कम होंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। फिर एक और चीज कि मॉलिक्यूल्स ओबे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। मॉलिक्यूल्स न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को ओबे करते हैं, फॉलो करते हैं। एंड नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी इज नेग्लेक्टेड। देखो लॉज ऑफ मोशन तो हम लगा सकते हैं कि नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, लेकिन ग्रेविटी का इफेक्ट हम नेग्लिजिबल मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि देखो ग्रेविटी ऐसा नहीं कि काम नहीं कर रही, ग्रेविटी पुल कर रही है, उसी के कारण अर्थ के पास में एटमॉस्फेयर है। ठीक है, लेकिन नेग्लिजिबल का ये मतलब है कि हम जिस वैसल की बात करें, हम जिस कमरे में खड़े हैं उस कमरे की बात करें, तो उस कमरे में ऐसा नहीं कि ग्रेविटी के इफेक्ट के कारण सारे मॉलिक्यूल जमीन पे चले गए और हमें यहाँ पे सांस ही नहीं ले पा रहे हैं। ठीक है ना, ऐसा नहीं, मतलब ग्रेविटी का इफेक्ट है, उसी के कारण एटमॉस्फेयर है, लेकिन हम जिस रेंज की बात करते हैं, जैसे हम अपने रूम की बात करें, किसी वेसल की बात करें, उसमें ग्रेविटी का इफेक्ट नेग्लेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ग्रेविटी के कारण बहुत ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, कैसे नीचे मॉलिक्यूल्स की संख्या ज्यादा हो जाए ऊपर कम। बहुत लार्ज उसमें बात करेंगे एटमॉस्फेयर की, तो जैसे हम दूर जाएंगे मॉलिक्यूल्स की संख्या क्या होती जाती है, कम, नजदीक में ज्यादा होती है। लेकिन हमारे एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस के लिए हम ग्रेविटी के इफेक्ट को नेग्लेक्ट कर सकते हैं मॉलिक्यूल्स पे। ठीक है, आ रहा है समझिए? यस यस सर। चलो इसको सेव कर लो। चलो तो ये हो गए assumptions या postulates of kinetic theory of gases।
अब इनके बेसिस पे हम क्या करते हैं, गैस के प्रेशर का एक्सप्रेशन जो है डिराइव करते हैं, एक्सप्रेशन फॉर द प्रेशर ऑफ अ गैस। तब यही चीज है कि हम इन एजम्पशंस का यूज करके माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर्स को आपस में रिलेट करने वाले हैं। तो हम क्या करते हैं, एक क्यूबिकल वेसल कंसीडर कर लेते हैं। ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस एंड ये जेड एक्सिस। कुछ इसको नाम भी दे देते हैं, ओ ए बी सी डी ई एफ जी, और मान लो इसकी साइड लेंथ है एल। तो कंसीडर अ cubical vessel of side L. Let n is total number of gas molecules inside the vessel. M is mass of each molecule. सारे मॉलिक्यूल्स आइडेंटिकल हैं तो सबका मास भी बराबर होगा। ठीक है, तो मान लो कि इसके अंदर हम एक मॉलिक्यूल की बात करते हैं, कोई भी एक मॉलिक्यूल हमने देखा, इसका मास है m। अब ये मूव कर रहा है कुछ भी v वेलोसिटी से। अब हम इस वेलोसिटी के तीन कंपोनेंट कर सकते हैं, एक तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग vx, एक y एक्सिस के पैरेलल vy, और एक z डायरेक्शन में vz। ठीक है, मतलब ये जो वेलोसिटी वेक्टर है किसी पार्टिकल का, क्या लिख सकते हैं हम उसको, vx तो i कैप डायरेक्शन में, vy j कैप डायरेक्शन में, vz k कैप डायरेक्शन में। इस तरह से हम लिख सकते हैं वेलोसिटी वेक्टर। ठीक है, तो एक क्यूबिकल वेसल है जिसकी साइड है L, उसमें n जो है टोटल नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स हैं, मास हर एक मॉलिक्यूल का m है। देखो, अब हमको प्रेशर निकालना है। हम जानते हैं प्रेशर को फोर्स से हम रिलेट कर सकते हैं। प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। अपॉन एरिया। और हमने ये भी देखा कोई भी फ्लूइड है वो क्या करता है, परपेंडिकुलर टू दी वेसल फोर्स लगाता है ड्यू टू इट्स प्रेशर। तो हम फोर्स निकालना चाहते हैं, और फोर्स की एक डेफिनेशन हमने न्यूटन सेकंड लॉ में भी लिखी थी। न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है, फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। गलत, ये नहीं कहता न्यूटन सेकंड लॉ, उससे आ जाता है ये रिलेशन। कहता क्या है सेकंड लॉ, डेफिनेशन क्या है सेकंड लॉ की, अरे यार तभी सही बता दी थी जब सेकंड लॉ पढ़ रहे थे, आप भूल गए। चेंज इन मोमेंटम। मोमेंटम। हाँ, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, तो यह फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो यहां पे हम उसी की बात करेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम वाली टर्म की। तो अब ये जो पार्टिकल है ये जा रहा है इस वॉल की तरफ। मान लो ये हमने वॉल बनाई, ये वाली जो वॉल है हमारी, ए बी ई एफ। अब देखो हैं तो इसके तीन कंपोनेंट, लेकिन इस वॉल की तरफ ले जाने वाला कंपोनेंट कौन सा है, इसको Vx वाला कंपोनेंट वॉल की तरफ ले जा रहा है। अब ये वॉल से टकराएगा और इलास्टिक कोलिजन। अब इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। और अप्रोच या सेपरेशन की वेलोसिटी कौन सी होती है, वही नॉर्मल की डायरेक्शन में। तो यही वेलोसिटी ऑफ अप्रोच हो गई।
तो आफ्टर कोलिजन जब ये लौटेगा तो इसकी वेलोसिटी vx ही होगी, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। और हमने क्या माना कि जो सरफेस है वो स्मूथ सरफेस है, मतलब मॉलिक्यूल्स के सरफेस स्मूथ है, यानी कोई फ्रिक्शन वगैरह नहीं लगेगा। तो सरफेस के पैरेलल फ्रिक्शन फोर्स लग सकता है। तो अगर हम मॉलिक्यूल्स को स्मूथ मान रहे हैं तो पैरेलल डायरेक्शन में तो कोई फोर्स लगा ही नहीं, और अगर कोई फोर्स नहीं लगा तो वी वाई और वी जेड में तो कोई चेंज आएगा ही नहीं। तो चेंज आएगा सिर्फ एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी में, और वो भी पहले इधर था मोमेंटम, बाद में इधर हो गया। मतलब इनिशियल मोमेंटम जो है इधर पे टकराने से पहले की बात करें, दिस इज इनिशियल एंड दिस इज फाइनल। तो पी इनिशियल क्या हो गया, एम वी एक्स आई कैप बोल सकते हैं, क्योंकि वो पॉजिटिव डायरेक्शन है। अब फाइनल जो है, ध्यान रखना, तुम बोलोगे सर मोमेंटम में तो चेंज आया नहीं, नहीं, मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन का भी ध्यान रखना है। मैग्नीट्यूड सेम रहा एक्स डायरेक्शन वाला, फाइनल मोमेंटम क्या हो गया, माइनस एम वी एक्स आई कैप। अच्छा, इसमें वाई और जेड की भी टर्म्स आएंगी, लेकिन वो हमारे मतलब की नहीं, क्योंकि उसमें कोई बदलाव नहीं हो रहा। फोर्स किस पे डिपेंड करता है, मोमेंटम के चेंज पे। तो y और z मतलब सरफेस के परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट ही चेंज होगा, पैरेलल वाले में कोई फोर्स ही नहीं लगा। कोई फोर्स नहीं लगा तो मोमेंटम चेंज नहीं होगा। आ रहा है समझिए? यस सर। Yes, sir. यस सर। ठीक है, तो अब हम बात करें इस पार्टिकल की, हम बात करें तो चेंज इन मोमेंटम ऑफ वन पार्टिकल on colliding with wall ABEF। तो जो चेंज इन मोमेंट है, वैसे वेक्टर फॉर्म में अगर बात करें तो P फाइनल माइनस P इनिशियल। कई बार इतना भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव एग्जाम में तो कई बार क्या होता है, कुछ भी पूछ लेते हैं, मतलब इन डेरिवेशंस के बीच में से भी चीजें पूछ लेते हैं, तो इसलिए हमें हर चीज पता होनी चाहिए। चेंज इन मोमेंटम कई बार हम मैग्नीट्यूड सही बताते हैं, डायरेक्शन में गड़बड़ कर देते हैं। तो अगर वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है तो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। पी फाइनल इज माइनस एम वी एक्स आई कैप एंड पी इनिशियल इज एम वी एक्स आई कैप, तो आगे 2 एम वी एक्स आई कैप। ये किसका चेंज हुआ, चेंज इन मोमेंटम ऑफ वन पार्टिकल। अब न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है भाई, जितना मोमेंटम पार्टिकल को ट्रांसफर हुआ होगा, मतलब फोर्स लगा होगा, उतना ही वॉल को भी लगा होगा। यानी पार्टिकल ने वॉल पे कितना मोमेंटम ट्रांसफर किया होगा, 2 mvx है। VX. 2 mvx ही किया होगा। किस डायरेक्शन में किया होगा, प्लस प्लस आई कैप में ना। पार्टिकल का माइनस आई कैप में हुआ, लेकिन पार्टिकल ने वॉल को जो मोमेंटम ट्रांसफर किया होगा वो प्लस आई कैप में किया होगा। तो मोमेंटम ट्रांसफर्ड बाय द पार्टिकल to the wall in one collision ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। Yes. अब देखो, ये पार्टिकल यहां से टकराया। अब इसी पार्टिकल की हम बात करें, ये पार्टिकल यहां जाएगा और फिर वापस इस वॉल तक आएगा, तो कितना टाइम लगेगा उसको वापस आने में। ये पार्टिकल इस वॉल से टकरा कर फिर वापस इस वॉल पे आएगा, तो कितने टाइम के बाद वापस इस वॉल पे आएगा, बताओ। बताओ यार, इतना आसान क्वेश्चन है। टाइम टेकन बाय द सेम पार्टिकल टू रिटर्न बैक टू द सेम वॉल। L by VX. कर देंगे ना. 2L, बाय VX। हाँ वेरी गुड। यहां से यहां गया, L डिस्टेंस ट्रेवल किया। अब X डायरेक्शन की डिस्टेंस तो Vx वाली वेलोसिटी से ट्रेवल करेगा ना। Y और Z से तो ऊपर नीचे जा सकता है, इधर उधर जा सकता है। X डायरेक्शन में तो X वाली वेलोसिटी से जाएगा, तो यहां जा रहा है Vx स्पीड से, गया L डिस्टेंस, कितना टाइम लगा, L by Vx।
फिर यहां से टकरा के वापस उसकी वेलोसिटी वापस इधर जा रहेगी चेंज, तो वापस एल डिस्टेंस आएगा, उसमें टाइम लगेगा एल बाय वी एक्स, तो टोटल टाइम कितना लगा 2l बाय वी एक्स। ठीक है, अब देखो जो हमने एजम्पशंस पढ़े थे वो कहीं ना कहीं इसमें यूज होते हैं, इसलिए हमने पढ़े थे। जैसे हमने क्या इलास्टिक कोलिजन माना, उसका एजम्पशन का यूज हो गया। ठीक है, मॉलिक्यूल स्मूथ माने हमने, तो फ्रिक्शन वगैरह इग्नोर कर दिया। अब इसमें भी एक एजम्पशन हो रहा है, जैसे हमने बोला ये मॉलिक्यूल वापस यहां आएगा, लेकिन ऐसा तो है नहीं ये अकेला मॉलिक्यूल घूम रहा है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं। तो जब ये मॉलिक्यूल जाएगा तो क्या ये किसी से टकराएगा नहीं? क्या टकराएगा। आएगा। टकराएगा, टकरा के हो सकता है कि अपनी वेलोसिटी चेंज कर ले, Yes. यस सर। है ना। लेकिन बहुत सारे मॉलिक्यूल, मान लो ये मॉलिक्यूल यहां टकरा के अपनी डायरेक्शन वेलोसिटी वगैरह चेंज कर सकता है, तो हम इसी लाइन में कोई ना कोई और मॉलिक्यूल ऐसा पकड़ सकते हैं जिसकी वेलोसिटी vx के बराबर होगी इस डायरेक्शन में। मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा? मिल जाएगा। मिल जाएगा ना, क्योंकि बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, तो कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा जो इधर जा रहा होगा उसी वेलोसिटी से, तो हम इसको छोड़ के उसको पकड़ सकते हैं। तो हम एक एजम्पशन की बात कर रहे हैं, और हमने क्या बोला कि टक्कर के बीच का टाइम नेग्लिजिबल होता है कंपेयर टू दो टक्कर के बीच का टाइम। तो टक्कर में भी तो टाइम लॉस्ट होगा ना कुछ, यस सर। लेकिन वो टाइम नेग्लिजिबल है कंपेयर टू एक टक्कर से दूसरी टक्कर के बीच का टाइम को, तो उस टाइम को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। इसको भूल के हमने कहा वेलोसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन रैंडम होता है, यूनिफॉर्म होता है, हमने दूसरा पार्टिकल पकड़ लिया। तो हम इस तरह से इन एजम्पशंस को यूज कर रहे हैं, मतलब जनरली बताए नहीं जाते, बुक्स में भी इतने लिखे नहीं होते, लेकिन वो एजम्पशंस हम हमने लिखे हैं वो कहीं ना कहीं इसमें यूज हो रहे हैं। फिर वही कि इन वॉल से टकराने से एक्स में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो वो हो सकता है इस वॉल से भी टकरा जाए, लेकिन उस वॉल से टकराएगा तो एक्स वाली वेलोसिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि स्मूथ सरफेस है, कोई फ्रिक्शन फोर्स लगेगा नहीं। तो हम ये मान सकते हैं कि यही पार्टिकल, कहते हम यही है कि यही पार्टिकल, लेकिन वही पार्टिकल तो हो नहीं सकता क्योंकि वो तो टकरा कर भटक जाएगा अपना रास्ता, तो कोई ना कोई और पार्टिकल हमें मिल जाएगा जो उसी की, और उसमें जो y और z की वेलोसिटी बदल जाए कोई दिक्कत नहीं है, x वाली वेलोसिटी सेम मिलनी चाहिए। तो इस तरह से हम ये मान सकते हैं कि वही पार्टिकल ऑन एन एवरेज कितने टाइम के बाद आके टकराएगा 2l बाय vx। अब फोर्स क्या होता है? वो रेट जिससे मोमेंटम ट्रांसफर हो रहा है। तो अगर हम इसी पार्टिकल की बात करें, मतलब एक ही पार्टिकल, तो एक पार्टिकल एक टक्कर में इतना मोमेंटम ट्रांसफर करता है और वापस इतने टाइम के बाद आके वो टक्कर करता है, यानी कि हर इतने टाइम इंटरवल में वो इतना मोमेंटम ट्रांसफर कर देगा। ठीक है, यस सर। Yes. तो ऑन एन एवरेज ये पार्टिकल फोर्स क्या लगाएगा? डेल्टा पी बाय डेल्टा डी लिख सकते हैं। ठीक है, तो फोर्स exerted by one particle on wall F1 delta P by delta T, तो मैग्नीट्यूड वाइज आ जाएगा ये 2mvx अपॉन 2l बाय vx, 2 से 2 कट जाएगा यानी कि mvx स्क्वायर बाय l। ठीक है, क्लियर है यहां तक? Yes. चलो इसको सेव कर लो। तो ये हो गया एक पार्टिकल ने जो फोर्स लगाया। अब क्या एक ही पार्टिकल फोर्स लगाएगा? नहीं नो सर। सारे पार्टिकल लगाएंगे ना, n पार्टिकल्स हैं, सारे पार्टिकल की कुछ ना कुछ x डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी, तो वॉल पे फोर्स लगाएंगे, तो जो नेट फोर्स होगा, और ऐसा नहीं कि एक ही वॉल पे फोर्स लग रहा है, सब पे ही लग रहा है, हम बस अपनी कन्वीनियंस के लिए एक वॉल से उस रिलेशन को निकाल रहे हैं। और प्रेशर गैस का सब जगह एक ही जैसा होता है, तो अगर हमने एक वॉल से निकाल लिया तो वो पूरी गैस का प्रेशर आ ही जाएगा। तो नेट फोर्स ऑन द वॉल ABEF अब देखो क्या होगा, सबका मास तो सेम ही है, पार्टिकल्स का लेंथ भी सेम है, वेलोसिटी के कंपोनेंट सबके अलग अलग हो सकते हैं। तो मैं उसको ऐसे लिख सकता हूं m v1 x स्क्वायर बाय l, मतलब पहले पार्टिकल का x वाला कंपोनेंट,
m v2x² by l, ऐसे अप टू m vnx² by l. This is the net force on the wall A, B, E, F. Clear है? Yes. Yes, sir. sir. अब इसमें से m by l तो कॉमन आ गया, ये बच गया हमारे पास v1x² प्लस v2x² अप टू vnx का स्क्वायर। इसको मैं एक काम कर रहा हूं, n से डिवाइड कर रहा हूं और n से मल्टीप्लाई भी कर रहा हूं। ये मैंने एक्स्ट्रा, ये काम करते हैं, इसको दूसरे कलर से लिख देता हूं, ठीक है, कि ये हमने एक्स्ट्रा चीज मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दी। तो इफेक्टिवली हमने कुछ नहीं किया, 1 से मल्टीप्लाई किया, लेकिन अब चीजों को समझें। ये वाली टर्म एक तरीके से एवरेज जैसा हो जाएगा ना, यस सर। और n है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, m है एक मॉलिक्यूल का मास, तो n इंटू m को मैं टोटल मास ऑफ गैस बोल सकता हूं। यस सर। और ये वाली टर्म जो है इसको मैं बोल सकता हूं v x स्क्वायर का एवरेज, ऐसा बोल सकता हूं। यस सर। Yes. ठीक है, तो यहां पे m इज टोटल मास ऑफ द गैस, एंड ये एवरेज का सिंबल होता है, तो एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटीज। ठीक है, वेलोसिटीज के x कंपोनेंट के स्क्वायर का एवरेज। अब फॉर एनी मॉलिक्यूल, जैसे वेलोसिटी वेक्टर होता है जो हमने वहां पे लिखा था, vx i कैप प्लस vy j कैप प्लस vz k कैप। तो अगर हम इसका मैग्नीट्यूड निकालें तो एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है अंडर रूट vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर प्लस vz स्क्वायर। तो v स्क्वायर को लिख सकता हूं vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर प्लस vz स्क्वायर, इसमें मैग्नीट्यूड आ गया, और इसका मैं एवरेज ले लूं, टेकिंग averages both sides, तो एवरेज v स्क्वायर इज इक्वल टू एवरेज vx स्क्वायर प्लस एवरेज vy स्क्वायर प्लस एवरेज vz स्क्वायर। ठीक है, अब हमने एक और पॉइंट बोला था कि वेलोसिटीज का डिस्ट्रीब्यूशन सभी डायरेक्शंस में एक समान होगा, एक जैसा होगा। तो अगर वेलोसिटीज का डिस्ट्रीब्यूशन एक जैसा होगा, मतलब एक जैसा मतलब कोई ना कोई पार्टिकल अगर 2 मीटर पर सेकंड वाला x में जा रहा होगा, तो कोई ना कोई y में भी जा होगा, कोई ना कोई z में भी होगा। तो मैं बोल सकता हूं ये तीनों टर्म्स आपस में बराबर होनी चाहिए। देखो दोबारा बता रहा हूं मैं, अगर हमने क्या बोला था एजम्पशन में कि वेलोसिटीज का डिस्ट्रीब्यूशन रैंडम होता है एक तो, और हर डायरेक्शन में जो ये प्रोबेबिलिटी होती है इक्वल होती है, और कोई किसी डायरेक्शन को प्रेफर नहीं करते हैं मॉलिक्यूल, और बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं। तो अगर मैं बात करूं इसे x डायरेक्शन में अलग अलग वेलोसिटी, किसी की 1, किसी की 2, किसी की 3, किसी की 4, तो y में भी ऑन एन एवरेज ऐसी वेलोसिटीज हमको मिल जाएंगी, z में भी ऐसी मिल ही जाएंगी। तो उनका जो एवरेज निकालेंगे वो बराबर आना चाहिए, Yes. Yes, sir. है ना। तो since distribution of velocities is similar in all directions, therefore average vx square should be equal to average vy square and should be equal to average vz square। अगर ये तीनों बराबर हो गए तो इनको एवरेज v स्क्वायर बाय 3 के बराबर होना चाहिए। इन तीनों का सम एवरेज v स्क्वायर है, और ये तीनों आपस में बराबर हैं, तो इंडिविजुअली हर एक इसका 1/3 होना चाहिए।
Yes. Yes, sir. ठीक है, चलो इसको सेव करो और समझो, अगर कोई दिक्कत है तो पूछ लो। सर लास्ट पॉइंट बता दीजिए एक बार। लास्ट पॉइंट एक बार दोबारा देख लो। देखो, अगर मैं कह रहा हूं कि 3 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड एंड x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड, तो x y z की वैल्यू कितनी होगी? 1/3। 1/3 होगी। 1 होगी सर। 1 होगी ना, 3/3 होगी। इस क्वांटिटी को मैं कुछ u मान लूं तो u/3 होगी। Yes, तो sir. सिंपल सी बात है, मैं इसकी जगह भी x रख दूं, इसकी जगह भी x रख दूं, तो x प्लस x प्लस x 3x इज इक्वल टू u हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू u/3 और x y z सभी बराबर हैं। Yes, sir. तो वहां जैसे ही ये प्लस ये बराबर ये था, अब मैं कह रहा हूं अगर ये तीनों बराबर हैं तो ये तीनों इसके 1/3 के बराबर होने चाहिए। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है ना, एक पिताजी ने 3 बच्चों में प्रॉपर्टी बराबर बराबर बांट दी तो सबको कितनी मिलेगी? 1/3 मिल जाएगी, है ना? तो वही चीज यहां पर हो रही है। आया समझ? यस सर। Yes, sir. चलो, तो अब हम क्या करेंगे, ये जो एक्सप्रेशन आया था हमारे पास, इसमें एवरेज vx स्क्वायर की जगह इस टर्म को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो हमारे पास f नेट आ गया था m/l एवरेज vx स्क्वायर, और हमने देखा कि एवरेज vx स्क्वायर जो है एवरेज vy स्क्वायर एवरेज vz स्क्वायर के बराबर होता है, और ये आ जाता है एवरेज v²/3। तो जो नेट फोर्स है ये आ गया नहीं, इसमें भी टोटल मास आ गया था, ये हमने n से जब मल्टीप्लाई किया था तो n इंटू मास ऑफ मॉलिक्यूल आ गया था टोटल मास। तो m/l इंटू एवरेज v²/3। तो दिस इज द नेट फोर्स। अब ये फोर्स कैसे लगा? इस वॉल पे लगेगा, कहां की तरफ? परपेंडिकुलर टू दी वॉल, ऐसे। अब प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एरिया। तो जो प्रेशर है ये हो जाएगा F नेट अपॉन ए। तो एरिया कितना होगा उस वॉल का? L square. L स्क्वायर हो जाएगा ना, स्क्वायर है तो ये आ जाएगा F नेट अपॉन L स्क्वायर। तो प्रेशर जो है ये आ गया m इंटू एवरेज v²/3l इंटू L स्क्वायर, यानी कि 1/3 m/l³ इंटू एवरेज v²। L³ को क्या बोल सकते हैं? Volume. वॉल्यूम बोल सकते हैं। वेरी गुड। तो जो प्रेशर है उसको हम लिख सकते हैं 1/3 m/v इंटू एवरेज v², where v is equal to L³। दिस इज द वॉल्यूम। एंड मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है? डेंसिटी। डेंसिटी। ये आ गया 1/3 रो एवरेज v², where rho is density of gas। तो ये प्रेशर को हमने इस तरह से लिख लिया। तो प्रेशर जो है ये आ गया 1/3 रो। अच्छा, ये जो टर्म है इसको हम लिख देते हैं Vrms का स्क्वायर, where Vrms is रूट ऑफ एवरेज v²। ये कहलाती है रूट मीन स्क्वायर स्पीड, या वेलोसिटी भी बोल सकते हो। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी का भी स्क्वायर, एक वेक्टर का स्क्वायर उसके मैग्नीट्यूड का ही स्क्वायर होता है।
तो हम वेलोसिटी भी बोल दें तो कोई दिक्कत नहीं है, स्पीड भी बोल दें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इसको समझो, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। चलता उल्टा है, क्या करो, पहले वेलोसिटी लो, फिर उसका क्या करो, स्क्वायर करो, स्क्वायर करके क्या कर दो, उसका मीन ले लो, और मीन करके उसका रूट ले लो, तो ये कहलाती है VRMS, रूट मीन स्क्वायर स्पीड। तो बेसिकली इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो एवरेज V स्क्वायर आ जाएगा। तो इसको ऐसे लिखने की बजाय जनरली ऐसे लिखा जाता है, ये कॉमन टर्म होती है RMS। ये आगे 12th में जब हम ऑल्टरनेटिंग करंट वगैरह पढ़ते हैं वहां भी RMS वैल्यू की जरूरत पड़ती है। तो इसका मतलब यहाँ पे समझ आना चाहिए। तो VRMS क्या होता है, रूट मीन स्क्वायर स्पीड या वेलोसिटी। तो पहले वेलोसिटी का स्क्वायर करो, फिर क्या करो, स्क्वायर किया, ठीक है ना, स्पीड का क्या किया, स्क्वायर, फिर क्या किया, उसका मीन लिया, फिर क्या लिया, उसका रूट। प्रेशर को हम इस तरह से लिख सकते हैं 1/3 रो VRMS स्क्वायर। तो एक तरीके से देखोगे यहां पर हमें ये नहीं पता, गैस के किसी भी मॉलिक्यूल की स्पीड नहीं पता, हमें मेजर भी नहीं करी, लेकिन इनडायरेक्टली उनकी हम एक एवरेज निकाल सकते हैं। कौन सी, स्क्वायर वाली एवरेज RMS जो है। प्रेशर अगर हमें गैस का पता है, डेंसिटी पता है, तो उससे हम एक RMS स्पीड बता सकते हैं कि ऑन एन एवरेज जो मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं उनकी रूट मीन स्क्वायर स्पीड क्या होगी। तो यही है माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज को मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी से रिलेट करना। और आगे देखेंगे इनको हम कुछ और फॉर्मूलोज की मदद से टेम्परेचर वगैरह के टर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो यहां तक सेव करो। तो हमारे पास ये रिलेशन आ गया कि प्रेशर इज इक्वल टू 1/3 रो VRMS स्क्वायर। या यहां से हम VRMS की बात करें तो आ जाएगा √3p/रो। अब देखो, नॉर्मली जो गैस है उसको हम क्या मानते हैं, आइडियल गैस मान लेते हैं। और आइडियल गैस की एक इक्वेशन होती है, ठीक है, जिसको हम आगे भी डिस्कस करेंगे, केमिस्ट्री में तुम लोग खूब पढ़ते हो या पढ़ा होगा या पढ़ लोगे। तो वी एज्यूम, तो फिजिक्स में तो हम आइडियल गैस लेके ही चलते हैं हमेशा, केमिस्ट्री में तुम रियल गैसेस के बारे में भी थोड़ा पढ़ोगे। तो वी एज्यूम gas to be ideal and use आइडियल गैस इक्वेशन। किसी को पता है क्या होती है आइडियल गैस इक्वेशन? नहीं सर। नहीं पता, कभी नहीं सुनी। PV इज इक्वल टू NRT, सुना ये? Yes, sir. ये क्या है ये तो फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, जब यूनिट डायमेंशंस वगैरह में कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं इस तरह के। तो आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू NRT, ये होती है आइडियल गैस इक्वेशन। बाकी केमिस्ट्री में खूब पढ़ते हैं, अभी हो सकता है वो चैप्टर तुम्हारा नहीं आया हो, या हो सकता है 11th में ना हो, 12th में, मुझे अभी आइडिया नहीं है। तो P क्या होता है यहाँ पर? प्रेशर। प्रेशर, ठीक है ना। बाकी चीजें तो नाम से समझ सकते हो। V क्या होता है, क्या होना चाहिए V? वॉल्यूम। वॉल्यूम। N मोल। moles, number of moles. R क्या होता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। एंड T Temperature. टेम्परेचर। टेम्परेचर। अच्छा देखो, टेम्परेचर जब भी टेम्परेचर लिया जाता है तो एस हम फॉर्मूले SI यूनिट के हिसाब से लेते हो। टेम्परेचर किस में लेना होता है हमेशा, इन Kelvin. केल्विन। अच्छा, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट R की वैल्यू कितनी होती है? 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, या अप्रोक्सीमेटली कई बार हम इसको 25/3 भी ले लेते हैं कैलकुलेशन आसान करने के लिए। बाकी एक और केमिस्ट्री में ज्यादा यूज होती है, तुम लोग पढ़ोगे, मेरे को भी याद नहीं रहती, वो लीटर एटमॉस्फेयर में रहती है। प्रेशर को हमने एटमॉस्फेयर मेजर किया, वॉल्यूम को लीटर में, शायद 0.082 ऐसी कुछ रहती है,
ठीक है, अपने को ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती तो हम इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर पड़ेगी तो फिर उस हिसाब से कन्वर्जन करके भी निकाला जा सकता है। ये केमिस्ट्री में जब तक पढ़ ही लोगे और याद कर लोगे, ठीक है। तो आइडियल मानते हैं हम गैस को जनरली, वैसे गैस आइडियल होती नहीं, लेकिन हम आइडियल गैस अगर मान ले तो ये आइडियल गैस की इक्वेशन हम यूज कर सकते हैं। अब इसको थोड़ा सा हम देखें। अब देखो मोल्स के बारे में तो पढ़ा होगा, मोल्स क्या होता है, कैसे डिफाइन होता है मोल्स? नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? मास अपॉन मोलर मास। मोलर मास। यार बोला करो ना तुम, मोल इतना समय मोल मोल पढ़ते रहते हो, मोल नहीं बता रहे हो। तो मास अपॉन मोलर मास, मास को एम से डिनोट कर देते हैं, मोलर मास को एम नॉट बोल देते हैं यहां पर हम। तो एन की जगह हमने रख दिया मास अपॉन मोलर मास, तो ये आ गया मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम को नीचे ले गए, और आर टी बाय एम नॉट। मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है? डेंसिटी। डेंसिटी। तो प्रेशर को इस तरह से भी लिख सकते हैं रो आर टी बाय एम नॉट, मतलब यहां से कन्वर्ट करके हमने इस फॉर्म में लिख लिया, और यहां से P बाय रो को अगर हम लिखें तो आर टी बाय एम नॉट लिख सकते हैं। तो जो V RMS है which is under root 3P by rho, which is also equal to under root 3RT by m naught, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अंडर रूट 3KT by m, ये कॉमन फॉर्मूले हैं। तो P बाय रो आ गया, KT बाय m नॉट में K जो है K होता है R बाय NA, ये कहलाता है बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट। इसकी वैल्यू कुछ 1.38 इंटू 10 की पावर माइनस 23 आ जाती है, ठीक है। यूनिट तो यही रहेगी जो यहां पर है, जूल पर मोल पर केल्विन। और यहां पे जो स्मॉल m है दिस इज मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, ठीक है। देखो I कैसे, अब थोड़ा सा फिर वही केमिस्ट्री में जाओगे तो इसको इसमें कन्वर्ट करना है, तो इधर से हम क्या लिख सकते हैं अंडर रूट 3, तो R क्या हो जाएगा K इंटू NA इंटू T। अब मोलर मास क्या होता है? मोलर मास होता है एक मोल का मास। एक मोल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं? एवोगैड्रो नंबर के बराबर, और एक मॉलिक्यूल का मास, तो ये टोटल मोलर मास हो गया। तो Na से Na कट गया तो आ गया 3KT बाय m। आया समझे? Yes. यस सर। ठीक है, तो ये सारे फॉर्म में फॉर्मूले याद रखने हैं। तो VRMS इज अंडर रूट 3P बाय रो जो हमने डिराइव किया था। अब ये आगे देखो इस फॉर्म में, अब देखो R हमें पता है कांस्टेंट होता है ना? Yes, sir. एम Yes, नॉट मोलर मास हमें पता है, अलग अलग गैस का, ऑक्सीजन का, हीलियम का, हाइड्रोजन का मोलर मास पता है। Yes. और टेम्परेचर तो आसानी से मेजर कर सकते हैं भाई, डेंसिटी मेजर Yes. करना मुश्किल था, टेम्परेचर तो आसानी से मेजर कर सकते हैं ना। Yes. यस सर। तो अगर मैं जैसे इस रूम में हम खड़े हैं, उसका टेम्परेचर हमने मेजर कर लिया, तो हम क्या बता सकते हैं? VRMS उस टेम्परेचर से ही बता सकते हैं कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं उनकी RMS स्पीड क्या होगी, ठीक है। चाहे ये फॉर्मूला लगा ले, चाहे ये फॉर्मूला लगा ले। तो इस तरह से हम मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज को आपस में रिलेट कर सकते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ध्यान रखना इस चीज का। तो इसको करो सेव। अच्छा, एक सवाल आया है बीच में, व्हाट इज आइडियल गैस? देखो गैस जो है जनरली उसमें मॉलिक्यूल्स की पास क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी इज ड्यू टू द मोशन ऑफ द पार्टिकल्स, एंड पोटेंशियल एनर्जी इंट्रैक्शन एनर्जी होती है। जनरली मॉलिक्यूल्स जो आपस में इंट्रैक्ट करते हैं, उस इंट्रैक्शन के कारण उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो आइडियल गैस ऐसी गैस होती है जिसमें हम ऐसा मानते हैं कि मॉलिक्यूल्स का आपस में इंट्रैक्शन नहीं हो रहा है, इंट्रैक्शन के कारण उनकी कोई एनर्जी नहीं है। तो उनकी जो भी एनर्जी है वो किसके कारण है? उनकी काइनेटिक एनर्जी के कारण है। तो ऐसी गैसेस को आइडियल गैस बोला जाता है। अब प्रैक्टिकली तो कोई भी गैस ऐसे आइडियल नहीं होती, बाकी जो इनर्ट गैसेस हैं उनको थोड़ा आइडियल जैसा मान सकते हैं, क्योंकि वो
एक दूसरे से रिएक्ट नहीं करती है, एक तरीके से उनको इन्फ्लुएंस नहीं करती। बाकी नॉर्मली अगर गैसेस जो हैं उनका प्रेशर कम है, मतलब मॉलिक्यूल्स दूर दूर हैं। अब देखो इंटरेक्शन किसके कारण होता है, पोटेंशियल एनर्जी है डिस्टेंस के कारण। तो अगर मॉलिक्यूल्स नजदीक हैं तो पोटेंशियल एनर्जी होती है, अगर मॉलिक्यूल्स थोड़े दूर दूर है तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी को इग्नोर कर दिया जाता है। तो नॉर्मली जो रियल गैसेस हैं उनको आइडियल जैसा मान सकते हैं अगर मॉलिक्यूल्स दूर दूर है। तो मॉलिक्यूल्स दूर दूर कब होंगे, जब प्रेशर थोड़ा सा कम हो जाएगा या टेम्परेचर ज्यादा हो। टेम्परेचर ज्यादा होने से उनकी वेलोसिटी बढ़ जाती है, जिसके कारण इंटरेक्शन एनर्जी कम हो जाती है। तो एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर रियल गैस भी आइडियल की तरह बिहेव करने लगती है, या उसको लो डेंसिटी भी बोलते हैं। बेसिकली आइडियल गैस का सिंपल मतलब है वो गैस जिसके मॉलिक्यूल्स की आपस में कोई इंटरेक्शन के कारण पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, दे ओनली हैव काइनेटिक एनर्जी। तो देखो हमने देखा कि अब Vrms जो है उसको कैसे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो प्रेशर वगैरह की टर्म में, टेम्परेचर की टर्म में, तो Vrms इज अंडर रूट 3p/ρ अंडर रूट 3RT बाय m नॉट या अंडर रूट 3kT बाय स्मॉल m। अब देखो इसमें एक चीज का हमें ध्यान रखना है। फर्स्ट, Vrms इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट टी। आरएमएस स्पीड जो है टेम्परेचर के रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्यों? क्योंकि फॉर अ गिवन गैस आर तो फिक्स है, एम नॉट फिक्स है, टेम्परेचर के रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि टेम्परेचर को 2 टाइम्स करेंगे तो आरएमएस स्पीड कितनी हो जाएगी? टेम्परेचर 2 टाइम करेंगे तो आरएमएस स्पीड कितनी? तो रूट 2 टाइम्स होगी ना भाई। Vrms रूट टी के प्रोपोर्शनल है। अगर टेम्परेचर को दुगना करेंगे तो रूट 2 टाइम्स होगी ना आरएमएस स्पीड। यस सर। अगर 4 गुना करेंगे टेम्परेचर को तो 2 टाइम। तो फिर 2 टाइम्स दुगनी हो जाएगी। अगर 9 टाइम्स करेंगे टेम्परेचर को तो 3 टाइम्स। 3 टाइम्स, है ना। तो रूट टी के प्रोपोर्शनल का मतलब यह है कि अगर दुगना करेंगे तो रूट 2 टाइम्स, 3 गुना करेंगे रूट 3 टाइम्स, 4 गुना करेंगे तो 2 गुना हो जाएगी। तो Vrms इज प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ टेम्परेचर। अच्छा, अगर टेम्परेचर 0 हो गया तो Vrms क्या हो जाएगा? 0, है ना। और मगर वो टेम्परेचर 0 किसमें? केल्विन में, है ना, डिग्री सेल्सियस में नहीं। डिग्री सेल्सियस और केल्विन में क्या रिलेशन होता है? 270। तो टेम्परेचर सेल्सियस में है तो केल्विन में कैसा आएगा? C 73 डिग्री -273.15 होता है वैसे तो एग्जैक्ट करते हैं तो, लेकिन इतना चलता है। यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस कितने केल्विन के बराबर होता है? -273 केल्विन। ठीक है। यस। यस सर। नहीं, हाँ सही है ना। एक मिनट, सही बोल रहा हूं मैं? +273 होता है सर। उल्टा लिख दिया मैंने। मतलब 0 केल्विन इज इक्वल टू -273 डिग्री सेल्सियस, ये होता है। ये सही है। ठीक है। यस सर। तो अगर हमें केल्विन को डिग्री सेल्सियस में मतलब कन्वर्ट करना है तो K -273 विल गिव मी आंसर इन सेल्सियस।
तो अगर 0 केल्विन है तो सेल्सियस में कितना आएगा, 0 माइनस 273। तो जब हम टेम्परेचर की बात करें 0 केल्विन, अगर डिग्री सेल्सियस में बात करेंगे माइनस 273 डिग्री सेल्सियस, तो 0 केल्विन पे Vrms 0, और Vrms क्या है, वेलोसिटी का स्क्वायर करके हम एवरेज ले गए थे। अगर वो 0 है मतलब हर एक वेलोसिटी 0 होनी पड़ेगी, क्योंकि वेलोसिटी का स्क्वायर कर रहे हैं तो कोई भी टर्म नेगेटिव तो आएगी नहीं, सारी टर्म पॉजिटिव आएंगी। और सारी पॉजिटिव टर्म्स का सम 0 कब हो सकता है, जब हर टर्म अपने आप में 0 हो जाए, यस है ना। तो 0 केल्विन पे हम ये बोल सकते हैं कि सारे पार्टिकल्स का मोशन सीज हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, सारे पार्टिकल्स रुक जाएंगे, बोल सकते हैं। Yes, sir. है ना। तो 0 केल्विन ऐसे अटेन भी नहीं होता है, ठीक है ना, अटेन नहीं कर सकते, मतलब अटेनेबल नहीं है। मिनिमम टेम्परेचर 0 हो सकता है लेकिन प्रैक्टिकली अभी तक उसको भी अटेन नहीं कर पाए हम। तो एट उसको एब्सोल्यूट 0 भी बोलते हैं। तो एट एब्सोल्यूट 0, that is 0 Kelvin, motion of all the molecules will cease या stop बोल दो, रुक जाएगा। अच्छा, क्या हम ये बोल सकते हैं कि Vrms is directly proportional to root P? ऐसा बोल सकते हैं, Vrms is directly proportional to root P? सर √3 3 तो कांस्टेंट है ना। प्रोपोर्शनैलिटी का मतलब यह है कि भाई कांस्टेंट की जरूरत नहीं होती, ऐसे यहां पे तो 3 है। कांस्टेंट्स हटाकर प्रोपोर्शनैलिटी का मतलब है कि इस पे कैसी डिपेंडेंस है, इसको दुगना करने पे क्वांटिटी कितनी हो जानी चाहिए, रूट में डिपेंडेंस है √2 टाइम्स, डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी होती है तो दुगना करने पे दुगना। तो ऐसे हम बोल सकते हैं Vrms इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू sir. रूट पी, यस सर है ना, बोल सकते हैं। Yes, sir. हाँ, तो इधर एक चीज समझने की है। तो प्रोपोर्शनैलिटी का मतलब क्या है कि जब भी ऐसा कोई फॉर्मूला है तो हम बोल सकते हैं ये इस तरह से किस तरह से रिलेटेड है प्रोपोर्शनल। लेकिन प्रोपोर्शनैलिटी तब बोली जाएगी जब ये फैक्टर उस एक्सप्रेशन में आने वाले किसी और फैक्टर पे डिपेंड न करे। अगर किसी और फैक्टर पे भी डिपेंड कर रहा है तो प्रोपोर्शनैलिटी नहीं बोली जाएगी। जैसे अगर मैं ऐसा लिख रहा हूं, एक फंक्शन इज इक्वल टू 3x अपॉन 1 प्लस एक्स, तो मैं यहां पे f प्रोपोर्शनल टू x नहीं बोल सकता। क्यों? क्योंकि नीचे भी x आ रहा है। प्रोपोर्शनल बोल दिया इसका मतलब मैंने x को दुगना किया तो f दुगना हो जाना चाहिए, लेकिन नीचे वाला x भी तो चेंज हो रहा है। तो ये x जो है ये डिपेंडेंट टर्म आ रही है। अगर ये इंडिपेंडेंट होती, कोई और चीज होती, y होता जो x पर डिपेंड नहीं कर रहा होता, तो मैं बोल सकता था f x के प्रोपोर्शनल है। यानी कि बाकी चीजों को कांस्टेंट रख के मैं x को दुगना करूंगा तो f भी दुगना हो जाएगा। तो यहां पर क्या था, टेम्परेचर को मैं दुगना करूं 4 गुना करूं, उससे ना तो 3 चेंज हो रहा था, ना r ना m0। लेकिन प्रेशर और डेंसिटी में ये होता है कि अगर हम प्रेशर बदलते हैं तो डेंसिटी भी बदल जाती है। ये दोनों इंटर रिलेटेड चीजें होती हैं। तो मैं प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऐसे नहीं बोल सकता, ठीक है। तो Vrms is not directly related with pressure because as pressure changes density also changes। तो Vrms प्रेशर से डायरेक्टली रिलेट नहीं कर सकते, क्योंकि प्रेशर चेंज होगा तो डेंसिटी भी चेंज हो जाती है। तो कई बार कंफ्यूज करने के लिए ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं कि एक गैस है, उसका टेम्परेचर हमने 4 गुना कर दिया, प्रेशर दुगना कर दिया, बताओ Vrms में क्या फर्क पड़ेगा। अब कई बार हम प्रेशर सोचने लगते हैं, अरे प्रेशर 2 टाइम्स कर दिया तो Vrms √2 टाइम्स, जबकि टेम्परेचर 4 टाइम्स बोला है तो इसको देखने की जरूरत ही नहीं है। टेम्परेचर 4 टाइम्स किया है यानी Vrms 2 टाइम्स हो जाएगी सीधे, ठीक है। तो अगर टेम्परेचर का चेंज दिया है, प्रेशर देखने की जरूरत ही नहीं होती है। और प्रेशर दिया भी है तो डायरेक्टली हम उसको नहीं रिलेट कर सकते जब तक डेंसिटी के बारे में नहीं बताया। या तो बोला है कि डेंसिटी कांस्टेंट रख के प्रेशर डबल किया तो हम बात कर सकते हैं,
अदरवाइज हम प्रेशर से डायरेक्टली रिलेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है ये? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. और एक चीज, VRMS इज प्रोपोर्शनल टू मोलर मास के रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये चीज कब काम आती है? जब सेम टेम्परेचर पे अलग अलग गैस हो, जैसे हीलियम गैस है, हाइड्रोजन गैस है, तो फिर अगर टेम्परेचर सेम है तो फिर एम नॉट के रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये वाला फैक्टर हमारे काम आता है वहां पे। तो मोलर मास पता होना चाहिए। हीलियम का कितना होता है मोलर मास? 4, 4। हाइड्रोजन गैस का 1. 1. हाइड्रोजन गैस H2 फॉर्म में होती है हाइड्रोजन गैस। जब हम हाइड्रोजन बोलते हैं गैस तो 2 हो जाएगा उसका। ठीक है, इस Yes. तरह से। चलो तो आज इतना ही करते हैं, फिर इसको कंटिन्यू करेंगे अगली क्लास में। सर सेकंड पॉइंट में विल के आगे क्या लिखा है? विल सीज स्टॉप या एंड्स। ठीक है, सीज फायर होता है ना, फायर को सीज करने वाला, स्टॉप करने वाला, एंड करने वाला, वैसे। ठीक है। Yes. यस सर।